हेलो स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की क्लास। अगला परिवहन का साधन वायु परिवहन। लगभग लेसन समाप्ति की ओर है भाई। ये चौथा परिवहन का साधन वायु परिवहन। वायु परिवहन का महत्व। वायु परिवहन का महत्व देखिए, वायु परिवहन तीव्रतम, आरामदायक, प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। पहली चीज है इसके महत्व में, ये तीव्रतम सबसे तेज है। यदि मान लीजिए कोई पेशेंट है और उसको अतिशीघ्र हॉस्पिटलाइज करना है तो कौन सा परिवहन का साधन लेंगे? एयर एम्बुलेंस लेंगे हम। तो इसलिए तीव्रतम, आरामदायक, प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ, लोगों के सम्मान से जुड़ा हुआ, पहला महत्व हो गया इसका। दूसरा देखो, इसके द्वारा अति दुर्गम स्थानों, ऊंचे पर्वत, मरुस्थल, घने जंगल, समुद्री रास्तों को सुगमता से पार किया जा सकता है। ये सब दुर्गम स्थान होते हैं, मरुस्थल हो, ऊंचे पहाड़ हो, घने जंगल हो, ये दुर्गम स्थान कहे जाते हैं। दुर्गम, जहाँ जाना कठिन हो, तो ऐसे स्थानों के लिए वायु परिवहन सबसे अच्छा साधन माना जाता है। इसीलिए कहते हैं कि वायु परिवहन के अभाव में देश के उत्तरी पूर्वी राज्यों के विषय में सोचें। भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र पूरी तरह पर्वतीय है, और पूर्वी क्षेत्र तो पूरी तरह पर्वतों के साथ साथ जंगलों से घिरा है। जहाँ रास्ते नहीं हैं तो वहाँ वायु परिवहन का बहुत अधिक महत्व होता है ऐसे स्थानों पर। ये मतलब आपको खुद समझ लेने की चीज़ें हैं, समझ गए? तो पर्वतीय क्षेत्रों में या भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में कौन सा परिवहन का साधन सर्वोत्तम रहेगा? तो वो है वायु परिवहन का साधन। ठीक है, तो ये आप इस पे लिखेंगे, है ना। ये ऐसे क्षेत्रों को देखो अभिगम्य बना देता है जहाँ विच्छिन्न धरातल हो, घने जंगल हो, निरंतर बाढ़ आती हो। अब मान लीजिए बाढ़ आ गई, ट्रेन तो चल नहीं सकती, गाड़ियाँ चल नहीं सकती हैं, ये साधन थोड़ी चलेंगे। जो नदीय रास्ते होते हैं उन नदियों में बाढ़ आ गई है तो सब बंद हो जाएंगे। तो केवल वायु परिवहन ही बाढ़ जैसी आपदा में सर्वोत्तम परिवहन का साधन हो सकता है। तो 4-5 महत्व हैं इसके, इन्हें आप लिखेंगे वायु परिवहन का महत्व हेडिंग डालकर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसी में देखिए, इसमें ऊपर दिया भी है भाई कि उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। परीक्षा में भी पूछा जा सकता है ये। तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में क्यों, मैंने अभी आपको बता दिया। कुछ खास बातें वायु परिवहन के बारे में। तो सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी इसको राष्ट्र की संपत्ति घोषित कर दिया गया। इसको भारत सरकार ने अपने अंडर में ले लिया था। ये होता है राष्ट्रीयकरण करना। ठीक है, हाँ, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कल ही वापस भारत के वायु परिवहन को, यानी एयर इंडिया को और इंडियन एयरलाइंस को किसके पास चला गया? ये टाटा सन्स के पास चला गया है। इसलिए वापस इसका प्राइवेटाइजेशन हो गया है। समझ गए? तो ध्यान रखना। लेकिन हमें क्योंकि पुराना भी पढ़ना है तो ध्यान रखिए। देखिए, इंडियन एयरलाइंस, अलायंस एयर, ये और कुछ निजी कंपनियां भारत में घरेलू विमान सेवाएं उपलब्ध कराती है। भारत के अंदर ही वायु सेवाओं का संचालन कौन करता है? इंडियन एयरलाइंस करती है और अलायंस इंडिया करती है। इसके साथ साथ कुछ निजी कंपनियां भी उनके साथ काम करती है। इसी तरह से पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, ये
हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराता है। आगे देखते हैं हम। देखिए, एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं प्रदान करती है। एयर इंडिया, एक है इंडियन एयरलाइंस और एक है एयर इंडिया, दोनों। तो एयर इंडिया इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए जानी जाती है, तो ये ध्यान रखने की चीज़ है, ठीक है। अब भारत के जो पड़ोसी देश हैं, जैसे दक्षिण एशिया, जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया है, मध्य एशिया तक, जैसे श्रीलंका जाना हो, म्यांमार जाना हो, है ना, या कुवैत जाना हो, अरब जाना हो, तो यहाँ भारत की जो अंदर सेवाएं उपलब्ध कराती एयर इंडिया या इंडियन एयरलाइंस हैं, ये सेवाएं उपलब्ध कराती है, यानी अंदर के साथ साथ ही पड़ोसी देशों में भी जाती है इंडियन एयरलाइंस। तो ये भी ध्यान रखने की चीज़ है भाई। आगे चलते हैं। तो ये तो हो गया वायु परिवहन के बाद आता है संचार सेवाएं, कम्युनिकेशन सर्विस, है ना। परिवहन तो हो गया, परिवहन अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा मानी जाती, पहली जीवन रेखा। दूसरी संचार सेवाएं, कम्युनिकेशंस भी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा होती है, उसके बिना अर्थव्यवस्था जीवित नहीं रह सकती, अर्थव्यवस्थाएं काम नहीं कर सकती, ये ध्यान रखने की चीज़ है। तो संचार सेवाएं, ठीक है। अब देखिए संचार सेवाओं में अगर हम देखें तो निजी दूरसंचार तथा जनसंचार में दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र, पत्र समूह, प्रेस तथा सिनेमा आदि देश के प्रमुख संचार साधन हैं। तो संचार सेवाएं हेडिंग डाल के आपको ये चीज़ें नोट करनी है भाई। निजी दूर संचार तथा जनसंचार में रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, प्रेस, सिनेमा, ये सब आपको नोट करना, ये संचार सेवाएं मानी जाती है, ठीक है। इसके बाद आपको इसमें नोट करनी है, देखिए कार्ड, लिफाफा, बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है। ये छोटे प्रश्नों में आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद जो चीज़ है वो है देखो, हाल ही में 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं। ये बड़े शहरों व नगरों में डाक संचार में शीघ्रता हेतु, जो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ कम से कम डाक समय पर पहुँचे, इसके लिए 6 डाक मार्ग बनाए गए। इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसमें पहला है, देखिए, राजधानी मार्ग। कौन कौन से हो गए? राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल, भारी चैनल और दस्तावेज चैनल। ये 6 के 6 नाम आपको नोट करने हैं संचार सेवाओं में, ठीक है। ये शहरों को फास्ट, है ना, से डाक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए इन्हें शुरू किया गया है। देखो नीचे, भारत में लगभग 37,565 दूर संचार केंद्र है जो संपूर्ण भारत में फैले। दूर संचार केंद्र, टेलीफोन एक्सचेंज जिसको हम कहते हैं, तो इनकी संख्या 37,565 है। ये भी आपको इसी में नोट